नवीन कुमार। मैं आई कम इन मैम? कम। थैंक्स। नमस्ते। बैठो। बैठ। नवीन कुमार, बोर्ड को अपना परिचय दीजिए। जी मैम, मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले का निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में किया और मेरा हॉबी बैडमिंटन खेलना है। अभी वर्तमान में मैं इंडियन रेलवे में ईसीआर जोन के अंतर्गत गया स्टेशन पर कार्यरत। थोड़ा जोर से बोलिएगा, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? जी मैम। ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलिए। के मंडले, के मतलब कन्हैया कुमार सिंह सिंह उनका नाम था, जो कहीं कॉलेज के ये वाले कन्हैया कुमार तो नहीं थे? नहीं। आपने मैथ्स से किया जी मैम। ऑनर्स किस साल में? 2017। 2017। और उसके बाद आपने रेलवे में जॉब किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रूम में आप मुझे बताइए कि मैथ्स कहाँ पर है, तो मुझे कैसे बताएंगे? मैथ्स। हाँ, इस रूम में आपको मैथ्स कहाँ कहाँ पर दिखाई दे रहा है? मैम अगर चाहे तो देख रहे हैं कि जो मोबाइल में घड़ी चल रही है वो एक मैथ है। अगर हम अपने कमीज का देखें तो बटन में जितने अगर काउंट करूँ तो काउंटिंग भी एक मैथ के अंतर्गत है। मैम और बहुत से ऐसे सामान है जो यहाँ जो सामान दिख रहा है उससे काउंटिंग में अगर दें तो मैथ का प्रयोग ही यहाँ होगा। हम लोग यहाँ जो जितने व्यक्ति हैं अगर 4 हैं तो ये मैथ का ही प्रयोग हो रहा है काउंट में। मैथ्स का प्रयोग हो रहा है। सही कहा आपने। आपकी हॉबी है बैडमिंटन खेलना। जी। ये मुझे बताइए कि अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, इसमें बैडमिंटन का गेम हुआ है या नहीं हुआ है? बैडमिंटन का गेम हुआ है। क्या रही उसमें इंडिया की रैंक? इंडिया को कोई गोल्ड मेडल मिला, सिल्वर मिला, ब्रॉन्ज मिला है या फिर खाली हाथ था? इसमें सॉरी। मुझे कुछ प्लेयर का नाम बताइए जो कि आपके पसंदीदा प्लेयर हो। जी मैम, जैसे पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, साई प्रणीत और पुलेला गोपीचंद जो पीवी सिंधु को कोच रह चुके हैं। एक तो प्रकाश पादुकोण है जो दीपिका पादुकोण के पिताजी रहे, वो भी एक बहुत बड़े बैडमिंटन खिलाड़ी रहे। मुझे ये बात बताइए कि टाइम लिमिट क्या होता है बैडमिंटन खेलने का? मैम ऐसे तो टाइम लिमिट प्रत्येक खेल के लिए 2 मिनट का समय दिया जाता है, लेकिन ऐसे एक मैच में 3 खेल होता है, 3 गेम होता है जिसमें स्कोरिंग के आधार पर खेल को मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर क्या हो सकता है उसमें? मिनिमम मतलब 11 स्कोर और मैक्सिमम 29। मैक्सिमम 29। आप मुझे बताइए कि मीन मीडियम मोड सुना होगा मैथ्स में आपने, क्या अंतर है मीन मीडियम मोड? क्या है मीन मीडियम मोड? मीन जिसको हिंदी में माध्य बोला जाता है और मीडियम माध्यक और मोड यानी बहुलक। ये सांख्यिकी के आधार पर काउंट किए जाते हैं। सांख्यिकी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो माध्य है वो एक तरह का औसत का कार्य करता है। किसी भी समूह में हम लोग उसका औसत लेते हैं तो माध्य का कार्य यानी मीन का कार्य करता है। तो मीन अगर माध्यक अगर का तीनों कार्य, में रिलेशन देखा जाए तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक - 2 माध्य। मीन का कुछ फॉर्मूला भी होता है? मीन का जी मैम, क्या? कुल संख्या बटा कुल जोड़ बटा कुल संख्या। कुल चौक। ठीक है, आपसे सर प्रश्न करेंगे, उसके बाद में पुनः प्रश्न करेंगे आपसे। नवीन जी नवीन, आप हमें समझाइए अभी जो बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है। जी सर। ठीक है, सत्ता परिवर्तन का क्या परिप्रेक्ष्य है? जी सर, समझ में आप सत्ता परिवर्तन को समझाइए कि सत्ता परिवर्तन क्यों हुआ है। सर देखा जाए तो विधानसभा में बहुमत का खेल होता है। अच्छा। किसी भी पार्टी को अगर बहुमत मिलता है, यानी कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और कोई भी व्यक्ति उसके आधा यानी कि 122
122 से अधिक यानी 123 हो जाता है उसकी बहुमत में विधायक दल, तो उसमें सत्ता चेंजिंग आ सकता है। जैसे कि फिलहाल जेडीयू और एनडीए का सरकार दोनों मिलजुल कर शासन चला रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार का जेडीयू वो एनडीए से नाता तोड़कर आरजेडी से मिल गए, जिससे एनडीए में विधायक दल की संख्या कम हो गई और एनडीए और राजद मिलकर महागठबंधन का निर्माण किया, जिससे विधायक दल की संख्या बहुमत में आ गए और ये सरकार चलाने लगे। इसलिए सत्ता परिवर्तन हुआ। हम आपसे पूछे सत्ता परिवर्तन क्यों हुआ था, आप हमको ये समझा दिए कि सत्ता परिवर्तन होता है कैसे सरकार बनता है। क्यों हुआ सत्ता परिवर्तन, क्यों नीतीश कुमार मतलब दल चेंज कर लिए, ऐसा गठबंधन आरजेडी के साथ किए, क्या है इसके पीछे का लॉजिक? इसके पीछे है कि जैसा कि अखबार में पेपर में पढ़े थे कि ये नीतीश कुमार का आरोप था कि ये अपने एनडीए वाले लोग यानी भाजपा वाले लोग उनके विधायक को तोड़ना चाहते थे, जिस प्रकार महाराष्ट्र कोशिश कर रहे थे ना जी, जिसके कारण ये उनसे नाता तोड़ लिया। कहा जाता है कि नीतीश कुमार 2024 में पीएम का चेहरा भी बन सकता है। जी, ऐसा कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार नीतीश कुमार जी को नहीं चुनने के कारण एक कारण ये भी बताया जा रहा है, और 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने के कारण ये एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में अपने आप को देख रहे थे, जो कि नरेंद्र मोदी को रहते हुए ये संभव नहीं था, इसीलिए विपक्ष में होना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है 2024 में पीएम चेहरा बनेंगे नीतीश कुमार? जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत कम नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए विपक्ष में अरविंद केजरीवाल हैं, या फिर ममता बनर्जी हो, या फिर मायावती, या फिर अखिलेश यादव, या फिर नीतीश कुमार, और ऐसे फिर साउथ में चले जाए तो तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन हो गए, चंद्रशेखर राव हो गए तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में हो गए। समय लगा कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष के जो भी लीडर है सबसे अच्छे नीतीश कुमार है, क्योंकि नीतीश कुमार का साउथ में भी बहुत अच्छा पकड़ है। क्या आपको लग रहा है कांग्रेस पीएम चेहरा के सपोर्ट कर सकता है? अभी हाल ही में कल मैं पेपर देखा था तो उसमें एक कांग्रेस के ही नेता थे जो बोले कि नीतीश कुमार अगले प्राइम मिनिस्टर के रूप में ऐसा वक्तव्य दिए हैं कि हो सकता है। कांग्रेस नेता बहुत सारे हैं, कौन वक्तव्य दिए हैं? याद उनका नाम याद नहीं है, देखें ऐसा है। ये बताइए, आपने नाम सुना है सलमान रुश्दी का? सलमान रुश्दी जी, उनके ऊपर अटैक हुआ है, अभी न्यूयॉर्क सिटी में उन पर हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि वो एक पुस्तक लिखे थे सेंटोनिक वर्सेज, जो कि वहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर लांछन लगाया गया था, यानी कि एक तरह का बड़ी टिप्पण किया गया था। उस पुस्तक को भारत में राजीव गांधी की सरकार में भी बैन किया गया था, और बहुत सारे मुस्लिम कंट्री में इस पुस्तक को बैन किया गया है। लेकिन इस हत्या को लेकर कुछ राष्ट्र के नेता, जैसे कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन भी बोल रहे थे कि से सलमान रुश्दी पर हत्या मैं मानूंगा अपना तरह का हत्या है, इसीलिए मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। तो फ्रांस बोल रहा था जी। अमेरिका क्या बोला है? अमेरिका इस पर नहीं बोला है, उसका जो पुलिस विभाग है वो बोला कि इस पर हम जो अपराधी। ये बताइए, सलमान रुश्दी की हत्या हुआ है अमेरिका में, ठीक है, तो इससे भारत के पॉलिटिकल व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? जी, क्योंकि यह भारत के इनका जन्म भारत में हुआ था, और जो कि अभी फिलहाल ब्रिटिश नागरिक है, जिसके कारण भारत में भी इसका प्रभाव है। क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें? आपको लग रहा है व्यक्ति का आज़ादी तो प्रभावित हो रहा है? जी सर, इसमें व्यक्ति की आज़ादी का प्रभावित हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना विचार और व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है जी, लेकिन यहाँ हत्या कर लोगों के आवाज़ को दबाया जा रहा है, जो इससे आज़ादी की हीन। और दूसरी बात जो धर्मनिरपेक्षता है, जो कि भारत का एक प्राचीन छवि रहा है, इस पर प्रभाव पड़ रहा है जी। धर्म के आड़ में जी, क्योंकि सलमान रुश्दी साहब पहले मुस्लिम थे, लेकिन अभी वो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, जिससे धार्मिक भावना पर भी ठेस पहुँच सकता है। अच्छा, चलिए आप ये समझाइए मुझे, अभी एक वैश्विक शांति आयोग की स्थापना की बात की जा रही है, आपने नाम सुना है? सॉरी सर, हमने सुना है।
पंचामृत योजना का नाम सुना है? पंचामृत योजना जी सुना है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं, लेकिन ये यूपी सरकार द्वारा चलाया गया। यूपी सरकार द्वारा है, ये गन्ने की खेती को प्रमोट करने के लिए है। ठीक है, आज आप न्यूज़पेपर पढ़ के आए हैं? न्यूज़पेपर तो नहीं देखे, आज नहीं देखे हैं। अभी 15 अगस्त को कल अमेरिका से कोई आने वाले हैं सेलिब्रिटी, जो कि भारतीय सरकार ने उनको इन्वाइट किया है। कौन है? नाम नहीं रिकॉल, सॉरी नहीं जानते? कोई सिंगर है। ये सब पढ़ना चाहिए, तो इतना हाईलाइटेड नहीं पढ़े हैं, लेकिन नाम याद नहीं पड़ा। ऐसे जानते हैं अमेरिका से आने वाले हैं कोई सिंगर? जी आज है। ठीक है, बहुत अच्छा। मैथ्स से ऑनर्स किया आपने। जी जी मुझे ये बताइए कि पाई का वैल्यू क्या होता है? सर, पाई का वैल्यू अगर संख्यात्मक में लिया जाए तो 22/7 होता है, अगर पॉइंट में लिया जाए 3.14। और अच्छा, इस वैल्यू को कांस्टेंट रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता, फिक्स होता है, ऐसा क्यों? सर, पाई एक रेशियो है जो परिधि और व्यास का रेशियो के लिए रूप में लिया गया है, रेडियस और हाँ। जिसका मान 22/7 बताया गया है। कि कहा गया है कि यदि परिधि 22 होगा तो उसका रेडियस 7 निश्चित होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि गोलाई के लिए ये अनुपात जरूरी है किसी भी सर्कल। अच्छा, मैथ्स में जो है अंगणित हैं, अर्थमेटिक्स है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्रिक्स है, इन सब के क्या क्या रोल हैं? क्यों अलजेब्रा का क्या रोल है और ट्रिग्नोमेट्री का क्या रोल है, अर्थमेटिक्स का क्या रोल है? मैथमेटिक्स एज ए मैथमेटिशियन जी जी मैं पूछ रहा हूँ। सर, अगर अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित का देखा जाए तो कैलकुलेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है अंकगणित। और ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखते होंगे कि सिर्फ अर्थमेटिक्स से पूछे जी। जाते हैं, अलजेब्रा को नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड स्कूलिंग बैकग्राउंड में करते हैं, ऐसा क्यों? अलजबरा भी पूछा जाता है कभी कभी कि ज़्यादा इस सिलेबस को मतलब हार्ड करने के लिए था, क्योंकि अलजबरा लोग और त्रिकोणमिति लोग बहुत कम पढ़ते हैं इसके। अच्छा। और त्रिकोणमिति का बात है तो त्रिकोणमिति का प्रयोग हम लोग वास्तुकला के क्षेत्र में भी बहुत सारे करते हैं, त्रिकोणमिति और ज्यामिति का प्रयोग। रेलवे में आप एज ए ग्रुप डी में जी। इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट, जी एज ए रेलवे डिपार्टमेंट अभी प्राइवेटाइजेशन की गवर्नमेंट बात कर रही है, जी कर रही है ना, कि रेलवे को प्राइवेट किया जाए, और बहुत सारी जो ट्रेनें हैं वो प्राइवेट चल रही हैं, प्राइवेट उसको हैंडल कर रही हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या फ़ायदे होंगे, मतलब क्या एडवांटेज मिलेगा इससे अगर प्राइवेटाइजेशन होती है? या बहुत सारी ट्रेन जो चल रही हैं इंडिया में, 1-2 ट्रेन जो हैं वो प्राइवेट कंट्रोलिंग में है, क्या इसका कुछ इम्पैक्ट बताइए? सर, अगर प्राइवेटाइजेशन को लेकर देखा जाए तो देखा गया है कि प्राइवेटाइजेशन से हम जो अर्थव्यवस्था है उसमें तीव्रगामी विरोध मतलब तीव्रता से वृद्धि करेगा अर्थव्यवस्था, और चलाने में भी उसको सुविधा होगा। मतलब आप सहमत, अगर उसको रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा तो यू आर एग्री? जी आप सहमत कि मतलब एडवांटेज होगा उससे? जी, बताइए कैसे, वही मैं पूछ रहा हूँ। जैसे कि सॉरी अच्छा, एज ए ESI जो है इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर आप अपॉइंट, जी। इन्फोर्समेंट का क्या अर्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फोर्समेंट? परिवर्तन से क्या अर्थ होता है इसका? परिवर्तन, किसी भी नियम या कानून को परिवर्तन या लागू करना, उसका परिवर्तन में लाना, लागू करना ही इन्फोर्समेंट होता है। किसी भी इम्प्लीमेंट करना। जी। अच्छा, अभी जो आवर निरीक्षक है परिवर्तन और उसमें अभी क्या सुधार की जरूरत है इसमें एज ए ESI कार्य क्षेत्र में, आपके जो वर्किंग एरिया होंगे उसमें क्या क्या जरूरत है? आपको ऐसा लगता है कि कुछ जरूरत है उसमें इम्प्रूवमेंट्स की? जी, शायद मुझे लगता है कि इसमें सुधार की ज़रूरत है, लेकिन अभी तो इसमें हम मतलब मैं इसमें गया नहीं, जिसके कारण मैं उसके गहराई को नहीं जानता हूँ, गहराई को नहीं जानते, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कहना चाहता हूँ जिससे सुधार किया जा सके। जैसे कि नए इनोवेशन की ज़रूरत है और नए वैज्ञानिक तकनीक की ज़रूरत है, इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। और क्या सुधार लाने की जरूरत है? आप ये जानते हैं कि रेल आपका जो ESI जो है, आपका जो प्रोफाइल है वो क्या क्या प्रोफाइल है, क्या वर्क है आपका? सर, इसमें है बिहार मोटर वाहन अधिनियम नियमावली 1992 के तहत नियम 259(8) के तहत है कि इस नियमावली और अधिनियम को परिवर्तन में लाना,
निजी वाहनों की जांच करना और सरकारी क्षेत्र में चलित वाहनों की जांच करना, और है परमिट तथा नियमावली के निर्देश को पालन नहीं करने वाले वाहनों की जांच करना तथा और बिहार PSI का एक ऐसे हायरार्की बताइए जो आपका राज्य स्तर पे आपका मेन बॉस होगा, जिसको टॉप मोस्ट पोजीशन कहते हैं। कौन से अधिकारी हैं, उसका डेजिग्नेशन क्या है? यह है राज्य परिवहन आयुक्त। राज्य परिवहन आयुक्त और राज्य परिवहन सचिव, स्टेट ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, क्या अंतर है? राज्य परिवहन सचिव बड़ा होता है या राज्य परिवहन आयुक्त? सर जैसा कि हम पढ़े हैं सर, हायरार्की के अनुसार राज्य परिवहन आयुक्त बड़ा होता है, राज्य परिवहन सचिव नहीं, राज्य परिवहन आयुक्त बड़ा होता है, राज्य परिवहन सचिव बड़ा होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जस्ट टुमारो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 75th इंडिपेंडेंस डे। भारत विकास किया 75 साल में, एक दो ऐसे विकास बताइए जो कि वाकई में हम विकसित हुए हैं। दो माइलस्टोन, दो तीन ऐसे विकास बताइए जो गवर्नमेंट द्वारा लिया गया कदम, जो हमारे देश विकास में बहुत योगदान रहा उसका। सर अगर बात किया जाए तो NH हाईवे के क्षेत्र में, अगर NH हाईवे के क्षेत्र में, अच्छा, जैसे कि 1900 जब हम आज़ाद हुए थे 1950 में, तो उस समय करीब हमारे पास 10,000 किलोमीटर का NH था करीब, लेकिन आज हम 1,40,000 के करीब पहुंच चुके हैं, जो कि एक आज़ादी के 75 वर्ष के अंतराल में बहुत बड़ा योगदान है इसका। आज़ादी 75, नेशनल हाईवे इज द इम्पोर्टेंट हो जी, बहुत बड़ा फैक्टर रहा जी। अच्छा, एजुकेशन वगैरह में? एजुकेशन में कि जो पहले का शिक्षा व्यवस्था था, शुरू में तो पारंपरिक था, लेकिन बाद में 1986 जो शिक्षा नीति, जिसमें कुछ सुधार हुआ, लेकिन जब 1919 में। अच्छा, पंक्चुअलिटी आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जी। मुझे कुछ ऐसे अपने बारे में एग्जांपल दीजिए जिसको आप प्रूव कीजिए कि मैं पंक्चुअल। अगर आप ये प्रूव करते हैं तो हो सकता है एज ए आप एक पॉइंट हो, एज ए ESI कुछ एग्जांपल दीजिए अपने कि आप पंक्चुअल हैं। मैं ये प्रूव कीजिए कि आप पंक्चुअलिटी रखते हैं। जी सर, जैसा कि देखा जाए, जब मैं अपने रेलवे के अंतर्गत कार्य करता हूँ तो ऑफिस जाने के क्रम में मैं हमेशा समय पर ही पहुँचता हूँ, तो ये एक पंक्चुअलिटी है। या कोई कार्य करता हूँ तो समय के अंदर ही कर लेता हूँ। जैसा कि जब ESI का PT था तो समय पर पहुंचकर पहले फर्स्ट शिफ्ट में ही, मतलब पहला बैच में ही हम दौड़े थे और समय के पहले ये चीज़ निकाले थे। मतलब समय के एट ए टाइम आप पहुंच गए थे वहाँ, तो समय पे तो पहुंचना था, नहीं तो फिर आपको वहाँ नहीं, समय पर पहुंचना तो था 4 घंटा था, लेकिन मैं 3 घंटा में, क्योंकि पंक्चुअलिटी है। पंक्चुअलिटी, चलिए। आप मुझे बता, आपने कहा कि समय पे आप पहुंच गए, तो पंक्चुअलिटी है क्या? किसी भी कार्य के प्रति सत्यनिष्ठा। तो उसका समय से क्या? समय से है मैम, जैसे कि अगर हम देखें तो मेरा जिस कार्य में, जैसे कोई कार्य हम कर रहे हैं और उसमें अगर हम, जैसे मैंने पढ़ रहा, अगर इसमें मैं सत्यनिष्ठा से काम नहीं किया तो मैं फेल भी हो सकता हूँ। और इसमें अगर हम जैसा कि इंटरव्यू दे रहा हूँ और उसमें मैं अपने सत्यनिष्ठा के अनुसार किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दूँ, जिसमें मैं नियुक्त नहीं हो सकता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे 1-2 रीज़न दीजिए कि बोर्ड आपको क्यों सिलेक्ट करे। जी मैंने जैसा कहूँ कि एक पंक्चुअलिटी है, और दूसरा अगर देखा जाए तो मैं अभी रेलवे में कार्यरत हूँ और इसमें पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है, जो जिस पद पर कार्यरत हूँ। तो ऐसा मैं अपने आप को ऐसा मान रहा हूँ कि अगर ESI में नियुक्त होता हूँ तो पब्लिक को अच्छे तरह से समझा पाऊँगा। और आप ऑलरेडी एक पब्लिक डीलिंग जॉब में हैं, पब्लिक से डील कर रहे हैं, तो ESI में क्यों आना? क्योंकि ESI एक अच्छे स्तर का, पहला तो एक अच्छे स्तर का जॉब है। अच्छा स्तर मतलब क्या? पे वाइज? ये लेवल 6 के अंतर्गत आता है। पहले पे वाइज पहले था, लेकिन अब लेवल बना दिया गया है। 7th पे के अनुसार लेवल बना दिया गया है, जो लेवल 6 के अंतर्गत आता है। और मैं जहाँ कार्यरत हूँ लेवल 1 के अंतर्गत। तो ये भी एक फैक्टर बनता है कि मैं ऊँचे पद पर जाऊँ और एक अच्छे
सेवक के रूप में कार्य करूँ, ये मेरा। ठीक है, फिर आप जा सकते हैं। थैंक यू। फीडबैक ले आ जाए। देखिए, आपका आंसर देने का तरीका सही था, बोलने का तरीका सही था, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। हम लोग यंग एज के हैं, लेकिन अगर वहाँ पे 60+ आपको सामना हो गया तो हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। जी और बताया गया है पहले भी इंटरव्यू में कि दूर में डिस्टेंस ज़्यादा होता है। जी मैम। तो थोड़ा सा जोर से बोलने का अभ्यास करना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन जो मैंने पूछा आपसे जी कि कुछ क्वेश्चन जैसे आपने कहा कि सर मैं तो अभी गया नहीं हूँ, और मुझे ये क्वेश्चन, ये नेगेटिविटी अप्रोच है। डोंट हैव नेगेटिविटी अप्रोच। पैनल्स को ये पता नहीं, वो जज नहीं कि आपकी नेगेटिव, आप उसको गए हैं या नहीं, लेकिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप सेलेक्ट होने जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप फैमिलियर हैं कि नहीं, उससे वाकिफ हैं कि नहीं। इसलिए जवाब को पॉजिटिविटी में देना है कि नहीं सर ये ज़रूरत है उसमें चेंजिंग लाने की, उसमें इम्प्रूवमेंट करने की, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ठीक है ना। दूसरी नंबर बात कि जैसे हमने कहा कि 75th जो है वो करने जा रहे हैं सेलिब्रेशंस इंडिपेंडेंस डे का। दो मुझे माइलस्टोन्स बताइए विकास का, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि भारत में लाया गया, उद्योगीकरण, भारी उद्योगीकरण, रेल सेल, ये सब बैठाया गया ना, दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये बहुत बड़ा एक विकास का। एजुकेशन सेक्टर को बहुत चेंज किया गया ना एजुकेशन सेक्टर्स में, बहुत तरह की जो कॉलेज है, लिबरलाइजेशन, जो उदारीकरण आया और मल्टीनेशनल कंपनी आई, नए नए प्रोफेशनल कोर्सेस आए, लोगों का रोजगार बढ़ा, टेक्नोलॉजी की जो इम्पावरमेंट है, जैसे मोबाइल्स है, टीवीज है, बहुत से, ये सब चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में आपको जवाब देना है, ठीक है ना। क्वेश्चंस ऐसे होंगे। और दूसरी नंबर बात, जो बहुत ये क्वेश्चन किया गया आपसे, ज़्यादा बहुत ही ईजी क्वेश्चन, तो जो आपका बैकग्राउंड है, जैसे मैंने पूछा स्टेट ट्रांसपोर्ट कमीशन, राज्य स्तर पे परिवहन आयुक्त तो है आपका, लेकिन राज्य का सबसे बड़ा अगर कोई अधिकारी होता है, टॉप मोस्ट हायरार्की, टॉप मोस्ट पोजीशन, तो स्टेट ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, ठीक है ना। सेक्रेटरी के अंडर में स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर काम करता है। तो इस चीज को अच्छे ढंग से जवाब दीजिए, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू।